बेस्ट ईयर शास्त्र चैप्टर नंबर फर्स्ट रिवीजन, जिसमें लेक्चर नंबर 2 है, यानी कि दूसरा टॉपिक हम बताएंगे इस चैप्टर के अंतर्गत। टॉपिक है अर्थशास्त्र की विषय सामग्री। ठीक है, बनी रहेगा चैनल्स का सारे चैप्टर का टॉपिक वाइज, जितने भी सारे हर चैप्टर वाइज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और चैप्टर जो है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग होगा। जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक को मैं आपको क्रम से बताता चलूँगा। ठीक है, यानी कि हम जो है पूरा चैप्टर वाइज पूरा टॉपिक जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है उसको क्लियर करते हुए चलेंगे। इसी क्रम में मेरा दूसरा टॉपिक है। इससे पहले वाले टॉपिक में आपने पढ़ा है अर्थशास्त्र आर्थिक क्रियाओं के बारे में। आज हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र की विषय सामग्री के बारे में। देखिए, अर्थशास्त्र की विषय सामग्री का मतलब क्या होता है कि अर्थशास्त्र के अंदर हम क्या क्या अध्ययन करते हैं, इसके अंतर्गत हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, हमारा अध्ययन का क्षेत्र क्या है। ठीक है, अर्थशास्त्र एक बहुत ही बृहद कॉन्सेप्ट है, बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है, जिसमें बहुत सारे अर्थशास्त्री हुए हैं और बहुत ही फेमस अर्थशास्त्री हुए हैं, जिनका उनके जो विषय सामग्री है उस विषय सामग्री के ऊपर उनका अलग अलग मत रहा है। अलग अलग मतलब होता है उनके जो आइडियाज़ रहे हैं, उनके जो कॉन्सेप्ट रहे वो अलग अलग प्रकार से हैं। तो शुरू से लेके जब तक आइडिया जो इकोनॉमिक्स जब से समाजशास्त्र से अलग हुआ है तब से लेके आज तक अर्थशास्त्र की विषय सामग्री को हम मुख्यतः 4 वर्गों में बांटते हैं। ठीक है, और उस 4 वर्गों में बांटते हुए उनकी विषय सामग्री का अध्ययन किया जाता है। तो कौन कौन से 4 वर्ग है वो सब पढ़ते हैं। सबसे पहला वर्ग उसको होता है धन संबंधी विचारधारा। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसके अंतर्गत पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स को जो है धन से रिलेटेड रखा गया था, और इस कॉन्सेप्ट को देने वाले थे सबसे इम्पोर्टेंट, जिनको बोलते हैं हम अर्थशास्त्र के जनक। अर्थशास्त्र के जनक यानी कि एडम स्मिथ। उन्होंने ही कहा था सबसे पहले कि अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, एक ऐसा शास्त्र है जहाँ पर धन संबंधी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा इस ग्रुप में इसको देने वाले वॉकर, सीनियर और जेबी से 4 अर्थशास्त्री प्रमुख थे जिन्होंने धन संबंधी विचारधारा का समर्थन किया था। उनके अनुसार कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो विषय सामग्री शामिल आती है वो क्या होती है, वो होती है धन से संबंधित क्रियाएं शामिल होती है, जितनी भी क्रियाएं हैं। ठीक है ना, चाहे हम जो है क्या करें, हम नौकरी करें, इसका आय करें, या फिर वितरण करें, ठीक है, या फिर इनका प्रयोग करें। जहाँ पर भी ये धन से अगर संबंधित हो गया तो इसे हम धन संबंधी विचारधारा के अंतर्गत रखते हैं। ठीक ना, इनके अंदर इस अर्थशास्त्रियों में केवल इसके अंतर्गत किसको रखा है, आर्थिक क्रिया को रखा गया है। आर्थिक क्रिया जैसे कि मैंने पिछले टॉपिक में आपको बताया हुआ, सबसे फर्स्ट टॉपिक कि आर्थिक क्रिया है जिसके अंतर्गत होता है उत्पादन, उपभोग, वितरण, निवेश, ये आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत शामिल किया जाता है। और नेक्स्ट है राजस्व, टैक्सेशन। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें धन संबंधी विचारधारा के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के विषय सामग्री के रूप में अध्ययन किया जाता है। दूसरा जो ग्रुप था विचारधारा देने में, कल्याणवादी विचारधारा। और कल्याणवादी विचारधारा धन संबंधी विचारधारा के बाद उनकी विचारों से कुछ असमर्थता जताने के बाद कल्याणवादी विचारधारा का जन्म हुआ, प्रतिपादन हुआ। इनका मेन कॉन्सेप्ट था, इसके अंतर्गत केवल आर्थिक क्रिया ही शामिल होती है जो धन से संबंधित होती है। ठीक है, लेकिन वास्तव में अर्थशास्त्र आर्थिक क्रियाओं के साथ साथ ऐसी क्रियाओं का भी अध्ययन करता है उसके अंतर्गत जो कि मानव के कल्याण से जुड़ा होता है। मतलब ऐसी क्रियाएं जो मानव कल्याण से संबंधित होती है। और मानव कल्याण के लिए आपको पता है ऑटोमेटिक, अगर किसी मानव कल्याण के लिए क्या चाहिए, मानव कल्याण के लिए लोगों को रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए,
और मकान चाहिए, ठीक है ना, अच्छी एजुकेशन चाहिए, अच्छा हेल्थ फैसिलिटी चाहिए, उसके बाद ही मानव का कल्याण हो सकता है, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन हो सकता है। और ये सब बिना पैसों के काम नहीं होगा। यानी कि हमें डायरेक्ट पैसे की, डायरेक्ट अर्थ की बात नहीं करनी है, डायरेक्ट धन से संबंधित बात नहीं करनी है। अगर हम मानव के कल्याण से संबंधित बात करते हैं तो भी अर्थशास्त्र के अंतर्गत धन अपने आप जो है शामिल हो जाता है। तो इस विचारधारा को देने में तो प्रमुख थे एडम स्मिथ के जो शिष्य थे, जिनको एडम स्मिथ का शिष्य माना जाता है, प्रोफेसर मार्शल। सबसे पहले प्रोफेसर मार्शल ने ही कल्याणवादी विचारधारा के बारे में बताया था। इसके साथ मार्शल के साथ साथ इसमें दूसरे के साथ ही थे प्रोफेसर पीगू। इन्होंने इनका पूरा समर्थन किया। तो इन लोगों ने क्या कहा था, इसके अंतर्गत कल्याणवादी विचारधारा के अंतर्गत उन सभी आर्थिक क्रिया को, समस्त आर्थिक क्रिया को जो है शामिल करना, जिससे जो है क्या जुड़ा था, मानव कल्याण जुड़ा हो। या मानव का कौन सा कल्याण होना चाहिए, भौतिक कल्याण होना चाहिए, ठीक है। तीसरा जो विचारधारा है, थर्ड विचारधारा, कल्याणवादी विचारधारा के बाद इसका प्रतिपादन हुआ, जिसको बोलते हैं दुर्लभता संबंधी विचारधारा। दुर्लभता संबंधी विचारधारा, जिसमें दुर्लभता का मतलब क्या होता है, दुर्लभता का मतलब होता है जब पूर्ति कम हो और किसी वस्तु की पूर्ति में कमी होती है और उसकी मांग ज़्यादा होती है, तो ऐसी सिचुएशन को दुर्लभता संबंधी दुर्लभता कहते हैं। अब दुर्लभता संबंधी विचारधारा देने में प्रमुख थे सर रॉबिन्स ने दुर्लभता संबंधी विचारधारा दिया था। उन्होंने कहा था कि समाज में लोगों की जो आवश्यकताएं हैं वो क्या है, असीमित है, जबकि लोगों के पास जो साधन है वो सीमित है, और सीमितता ही दुर्लभता होती है। तो सीमित साधनों से किस प्रकार से असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है, सबकी तो नहीं हो सकती। इसमें से आवश्यकताओं का क्या हो जाता है, चयन हो जाता है, जो अति आवश्यक होती हैं, जिनको पूरा करना जरूरी होता है, उन चयन की समस्या आ जाती है। तो इसी के प्रकार से कि सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति संबंधी जितनी भी क्रियाएं होती हैं, उस क्रियाओं का अध्ययन जो है अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, जिसे हम दुर्लभता भी कहते हैं। दुर्लभता संबंधी विचारधारा देने के बाद फिर जन्म हुआ आधुनिक विचारधारा का, जिसको बोलते हैं विकास केंद्रित विचारधारा। इसको हम आधुनिक विचारधारा के या वर्तमान विचारधारा की कैसे, आधुनिक विचारधारा। तमाम विचारधारा को देखने के बाद धन संबंधी विचारधारा पढ़ लिया, उसके बाद कल्याणवादी विचारधारा, फिर दुर्लभता संबंधी विचारधारा देने के बाद जो अर्थशास्त्री थे, वो प्रमुख अर्थशास्त्री थे वो सैमुअल्सन। उन्होंने ऊपर की सारी विचारधारा का अध्ययन किया, और सारा अध्ययन करने के बाद उन्होंने उन सभी विचारधारा को आपस में संयोजित करते हुए विकास केंद्रित विचारधारा का जन्म दिया, प्रतिपादन किया। इसके अंतर्गत जो है वो सभी क्रियाओं को शामिल किया गया, सभी क्रियाओं को शामिल किया जिनका संबंध विकास से होता है। विकास मानव के विकास से, देश के विकास से, यानी कि मानव विकास और देश के विकास से संबंधित जितनी भी क्रियाएं की जाती है वो सभी जो है अर्थशास्त्र की विषय सामग्री के रूप में आती हैं, ठीक है ना। इन्होंने भी सीमितता को प्रमुखता से लिया, क्योंकि प्रत्येक देश के विकास के पीछे सीमित संसाधन आड़े आती हैं। तो उन्होंने सीमित साधनों के वितरण, यानी कि सीमित साधनों के वितरण और आर्थिक विकास कि किस प्रकार से सीमित साधनों का हम जो यूज करें ताकि देश का आर्थिक विकास आगे बढ़ सके। साधन हमेशा सीमित होते, तो सीमित साधन जरूरत होता है कि सीमित साधनों का प्रयोग किस तरह से किया जाए, उसका यूज कैसे किया जाए। अगर उसका बेहतरीन यूज करते हुए तमाम आर्थिक क्रियाओं का संपादन होता है, तभी देश का आर्थिक विकास पूर्ण होता है। थैंक यू।